हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एएफएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम यहाँ पर एएफएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो आपको इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। और इस सेशन को शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपनी का मतलब समझते हैं कि कंपनी बेसिकली होती क्या है। ठीक है। तो देखो, जब हमें बिजनेस करना होता है तो हम कई तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि हम अकेले बिजनेस कर सकते हैं, हम किसी के साथ में मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, या फिर हम अपनी एक कंपनी खोल सकते हैं। तो कंपनी बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है ताकि हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, एक राम पर्सन है, ठीक है, उसे अपना बिजनेस करना है कार मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है। तो उसने क्या किया, अपना बिजनेस करने के लिए राम एंड सन्स नाम की एक कंपनी जो है ओपन की, ताकि वो कार मैन्युफैक्चर करके उसको मार्केट में सेल करके प्रॉफिट जो है वो कमा सके। ठीक है। अब ये राम एंड सन्स बेसिकली क्या है, एक तरह की कंपनी है। क्या है, कंपनी है। और एक चीज हमेशा आप ध्यान रखो कि एक कंपनी और उसका जो ऑनर होता है, लॉ की नजर में दो सेपरेट एंटिटी होती है। यानी कि जैसे ही आप अपनी कंपनी ओपन कर देते हो, कंपनीज एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर करवाते हो, तो लॉ की नजर में जो कंपनी का ऑनर है जिसने उसको स्टार्ट किया वो सेपरेट पर्सनैलिटी है, सेपरेट एंटिटी है। और जो कंपनी है वो एक सेपरेट एंटिटी है, क्योंकि जैसे ही आप उसको रजिस्टर करवाओगे तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है जो कि इंडिपेंडेंट है। उसके पास अपने राइट्स हैं, वो अपने फंक्शंस को यहाँ पर खुद जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पास जो राइट्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस करना, साइन करना, ये सारी चीजें कंपनी के पास जो है वो आ जाती हैं। क्लियर है। तो अगर आप इसकी यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो कंपनी इज अ लीगल एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी क्या होती है, लीगल एंटिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसको हम इसलिए फॉर्म करते हैं ताकि हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म जो है वो कर सकें। कंपनी जो होती है वो अपने ऑनर और शेयर होल्डर से अलग एंटिटी होती है। यानी कि हमारी जो कंपनी है वो अलग होगी और जो उसके ऑनर्स हैं वो अलग होंगे, उसको हम मिक्स नहीं करेंगे। कंपनी के अपने खुद के यहाँ पर लीगल राइट्स होते हैं और यहाँ पर खुद के ऑब्लिगेशंस होते हैं। यानी कि कंपनी जैसे कोई भी डेट लेती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगी, कंपनी खुद होगी, ना कि उसका ऑनर। अगर हम यहाँ पर फीचर ऑफ कंपनी की बात करें कि कंपनी के कौन कौन से फीचर होते हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर तो क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कंपनी होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो अपने ऑनर से अलग होती है, उसके पास खुद के लीगल राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं और लायबिलिटीज होते हैं। दूसरा फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। तो कंपनीज के अंदर हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लायबिलिटी का मतलब सिंपल सा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो कोई भी शेयर होल्डर है, कोई भी ऑनर है, उसने कंपनी के अंदर जितने शेयर्स परचेज किए हुए हैं उसके इक्वल वैल्यू ही सिर्फ वो प्रोवाइड करेगा। कंपनी के बाकी जो डेट है उसके लिए जो हमारा शेयर होल्डर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जैसे अगर एक मान के चलो XYZ कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन है, उसने कंपनी के 10,000 शेयर यहाँ पर जो है वो परचेज किए हैं और एक शेयर है 10 रुपए का। तो यहाँ पर एक पर्सन की लाइबिलिटी लिमिटेड है, वो कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए ही यहाँ पर पे करेगा। कंपनी इससे ज्यादा इससे पैसा नहीं मांग सकती है। यानी कि अगर कंपनी के मान के चलो यहाँ पर 1 करोड़ डेट है, तो मैक्सिमम जो ए पर्सन है वो 1 लाख रुपए ही कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता। और ये एक अच्छी यहाँ पर फीचर होता है। नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। जो कंपनी होती है ना उसके पास
परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब कि अगर कंपनी की जो ऑनरशिप है, मैनेजमेंट है, वो चेंज होती है तो उसका कंपनी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, अगर पार्टनरशिप जो पार्टनर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करके दोबारा से पार्टनरशिप फॉर्म जो है स्टार्ट करनी पड़ती है, एक नया एग्रीमेंट करना पड़ता है। पर कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। ऑनर आते हैं, आए आए, जाते हैं जाए, कंपनी वैसे ही यहाँ पर चलती रहेगी, कंपनी बंद नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो शेयर्स हैं उनको हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, पहले ए पर्सन ओनर था, उसने शेयर्स बी को ट्रांसफर कर दिया, अब ऑनर कौन बन गया, बी बन गया, उसने सी को कर दिया, सी बन गया। पर कंपनी जो है वो वैसे की वैसे जो है वो चल रही है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बताया कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। हम कभी कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेपरेट मैनेजमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि जो कंपनी उसकी उसकी मैनेजमेंट और उसके जो ऑनर होते हैं वो भी सेपरेट होते हैं। नॉर्मली कंपनी को मैनेज करता है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनको शेयर होल्डर्स यानी कि जो ऑनर्स होते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। यानी कि शेयर होल्डर का कंट्रोल तो होता है कंपनी पे, पर जो डे टू डे मैनेजमेंट है वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपनीज की। कंपनी यहाँ पर कितने टाइप्स की होती है, तो देखो हम यहाँ पर तीन बेसिस पे कंपनीज को डिवाइड कर सकते हैं। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अगर हम पहले बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेस पर तीन तरह की यहाँ पर कंपनी होती है। पहली होती है स्टैच्यूटरी कंपनी। देखो स्टैच्यूटरी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसको बनाने के लिए हमने एक स्पेशल एक्ट जो है वो पास किया होता है। जैसे कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो है वो पास किया गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली एक तरह की क्या है, स्टैच्यूटरी कंपनी है। और ये जो कंपनी होती है वो एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करती है, यानी कि एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रोविजंस है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने फंक्शन जो है परफॉर्म करती है। और नॉर्मली इंडिया के अंदर जो स्टैच्यूटरी कंपनीज होती है उनके ऊपर जो ऑनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की होती है। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ऑनरशिप किसकी है, हमारी गवर्नमेंट की है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर यहाँ पर रजिस्टर्ड है। कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसे हम रजिस्टर्ड कंपनी कहेंगे। नेक्स्ट है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कि रजिस्टर्ड तो किसी और देश में होती है पर फंक्शन किसी और देश में परफॉर्म कर रही है। जैसे यूएसए की कंपनी है, वो इनकॉर्पोरेट तो यूएसए में हुई है पर फंक्शंस अब यहाँ पर इंडिया में परफॉर्म कर रही है, तो वो हमारी फॉरेन कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर। अगर हम ऑनरशिप की बात करें तो पहली कंपनी आती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी आप क्या है, तो देखो प्राइवेट कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अगर आपको इस कंपनी के किसी कंपनी के अंदर ये फीचर्स दिख जाए तो वो प्राइवेट कंपनी। जैसे कि जो प्राइवेट कंपनी होती है ना उसके जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो कितने हैं, तो दो होते हैं। यानी कि अगर आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो कम से कम दो मेंबर होने जरूरी है। हालांकि अगर 1% कंपनी है तो वहां पर 1% से भी काम चल जाता है। ठीक है, और मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200 मेंबर्स हो सकते हैं। यानी कि प्राइवेट कंपनी का पहला फीचर क्या है कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट फ्रीली ट्रांसफर देयर शेयर। देखो कंपनी के शेयर्स को हम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं पर प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब कि आप जब चाहे किसी को भी शेयर जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट कंपनी जो है कोई भी सिक्योरिटी पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है। यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो अपने शेयर्स प्राइवेटली जो है लोगों को प्रोवाइड करती है, सेल करती है, डायरेक्टली पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती कि आप हमारे शेयर्स परचेज करो। और जितने भी प्राइवेट कंपनीज है वो अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड या फिर शॉर्ट में प्राइवेट लिमिटेड जरूर यहाँ पर इंक्लूड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक कंपनी। अब देखो पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, यानी कि जहां पर ये सारे रिस्ट्रिक्शन ना हो वो हमारी पब्लिक कंपनी है। जैसे कि जो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर जो है वो पब्लिक को इशू कर सकती है और वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी होती है। जो पब्लिक कंपनी होती है वो उसके मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं वो 7 मेंबर्स होते हैं पर मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर जो 51% ऑनरशिप होती है वो किसकी होती है, हमारे गवर्नमेंट की होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर दोनों साथ में मिलकर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अगर हम लाइबिलिटी के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर तीन तरह की कंपनी है। पहली है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यहाँ पर जो हमारे मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो शेयर से लिमिटेड होती है। यानी कि एक पर्सन जितने शेयर्स परचेज करेगा उतनी ही उसकी लाइबिलिटी होगी। जैसे अगर शेयर्स है 10,000, 10 रुपए का एक शेयर है तो 1 लाख रुपए यहाँ पे जो है लाइबिलिटी फिक्स की जाएगी, किसकी, हमारे शेयर होल्डर की। ठीक है, उसके बाद है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब ये क्या है, तो कई बार क्या होता है जब कंपनी स्टार्ट होती है तो जो हमारे प्रमोटर होते हैं या फिर जो स्टेक होल्डर होते हैं ना वो एक गारंटी प्रोवाइड कर देते हैं शुरू में ही कि अगर कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो हम मैक्सिमम इतना पैसा जो है वो दे देंगे। जैसे
अगर एक्सवाइजेड कंपनी स्टार्ट हुई, एक पर्सन ने गारंटी दिया कि अगर एक्सवाइजेड कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो मैं 1 लाख रुपए यहाँ पर दे दूंगा, तो ये जो कंपनी हुई वो हमारी क्या कहलाई, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। उसके बाद एक कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो ऐसी कंपनी जिसमें जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो हालांकि ये जो कंपनी है वो ज्यादातर इंडिया में पाई जाती नहीं है। नेक्स्ट हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में क्या डिफरेंस है, तो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, तो देखो जब यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एग्रीमेंट करके पार्टनर बन के एक बिजनेस को करते हैं तो वो हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो कहलाती है। जैसे अगर ए और बी ने मिलकर एग्रीमेंट किया कि हम यहाँ पर कार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे, जो भी कॉस्ट आएगी उसको आधा आधा बांट लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म होगा। क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म होगा। अब पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी में कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म को मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को बनाना काफी इजी होता है। सिर्फ आप एग्रीमेंट कीजिए, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा और पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बन जाएगी। कंपनी को बनाना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसे लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनको फुलफिल करना यहाँ पर जरूरी होता है। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है, पर जो कंपनी है उसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्या होती है, कंपलसरी होती है, यानी कि कंपनी को आपको कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना जरूरी होता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर लाइबिलिटी की। तो हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है ना उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर ए और बी दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पर बनाई है, तो पार्टनरशिप फॉर्म की जितनी भी लाइबिलिटी होगी वो इन दोनों की लाइबिलिटी होगी। यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी डेट लिया होगा वो कहां से रिकवर किया जाएगा, इन दोनों से किया जाएगा, और जरूरत पड़ी तो इनकी जो पर्सनल एसेट्स हैं उनकी भी सेल करके पैसा जो है वो रिकवर कर लिया जाएगा। अगर ओनरशिप और मैनेजमेंट की बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो ऑनरशिप है और जो मैनेजमेंट है वो पार्टनर्स के पास होती है, यानी कि पार्टनर्स ही उसके ऑनर होते हैं और वही उसको मैनेज भी करते हैं। पर कंपनी के केस में यहाँ पर ऑनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में सेपरेशन होती है। परपेचुअल सक्सेशन की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप के पास परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, यानी कि अगर पार्टनर्स चेंज हुए तो पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाती है, पर कंपनी जो है वो हमेशा चलती ही रहती चाहे पार्टनर्स यहाँ पर चेंज होते रहे। इंडिया के अंदर जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको रेगुलेट करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और जो कंपनीज है उसको रेगुलेट करता है कंपनीज एक्ट 2013। अब बात करते हैं यहाँ पर शेयर कैपिटल की। अब ये शेयर कैपिटल यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो देखो जब भी कोई कंपनी है उसको जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है, फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो वो सबसे पहले इश्यू करती है अपने शेयर्स। अपने शेयर्स, शेयर्स में हमारे इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स दोनों आ जाते हैं। तो एक कंपनी जितना फंड जितना पैसा शेयर्स को इश्यू करके रेज करती है उसी को हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो हमारी जो कंपनी है उसने यहाँ पर 10,000 शेयर जो है वो इशू किए, एक का प्राइस है यहाँ पर 10 रुपए। तो ये 10,000 शेयर्स को इशू करके उसने कितना फंड है यहाँ पर रेज किया पब्लिक से, 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा शेयर कैपिटल जो है वो कहलाएगा। यानी कि जो भी पैसा कंपनी रेज करती है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करके उसे हम शेयर कैपिटल जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ शेयर कैपिटल या फिर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल भी कह सकते हो। तो पहला है ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। अब ये है क्या, इसको यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑथराइज कैपिटल की, ठीक है। देखो कोई भी कंपनी हो उसकी मैक्सिमम मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो है पहले से ही फिक्स होती है। यानी कि कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करके कितना मैक्सिमम फंड रेज कर सकती है वो पहले से ही फिक्स होती है, और उस लिमिट को ही हम क्या कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल। जैसे अगर एक मान के चलो एक कंपनी है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है कि वो शेयर्स को इश्यू करके 10 करोड़ रुपीज ही फंड यहाँ पर रेज कर सकती है, शेयर कैपिटल रेज कर सकती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा ऑथराइज कैपिटल जो है वो कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल क्या है, तो देखो जो मैक्सिमम कैपिटल होती है, जो मैक्सिमम कैपिटल होती है, कंपनी कभी भी सारी शेयर कैपिटल शेयर जो है वो एक बार में इशू नहीं करती। जैसे अगर मान के चलो जो शेयर्स हैं वो कितने हैं, जो ऑथराइज शेयर्स हैं वो कितने, 1 लाख हैं। पर कंपनी कभी भी 1 लाख शेयर्स एक बार में इशू नहीं करती, बल्कि वो पार्ट में जैसे जैसे उसको फंड्स की जरूरत पड़ती है वो शेयर्स यहाँ पर इशू करती है। तो मान के चलो कंपनी ने 1 लाख में से 50,000 शेयर्स यहाँ पर जो है इशू कर दिए, ठीक है। एक शेयर का प्राइस कितना है, यहाँ पर 10 रुपीज है। तो ये जो 50,000 शेयर यहाँ पर कंपनी ने इशू किया है इसको हम क्या कहेंगे, इशूड कैपिटल। और इससे जो पैसा आएगा 50,000 इंटू 10, तो ये 5 लाख रुपए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा इशूड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। अब देखो कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक सारे शेयर्स को ही परचेज कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, कुछ शेयर्स परचेज होते हैं कुछ रह जाते हैं।
जैसे 50,000 में से 40,000 शेयर जो है वो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, पर 10,000 ऐसे के ऐसे रह गए। तो ये जो 40,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, इससे जो पैसा है हमारा 4 लाख रुपए, ये हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, उसके बाद है कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, जो भी पब्लिक यहाँ पर शेयर्स को सब्सक्राइब करती है, कंपनी कभी भी सारा पैसा एक बार में नहीं मंगवाती। जैसे अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो 10 रुपए एक बार में नहीं मंगवाएगी, बल्कि इंस्टॉलमेंट में मंगवाएगी। तो एक कंपनी जितना पैसा मंगवा लेती है, जैसे अगर मान के चलो 40,000 शेयर थे, 40,000 शेयर्स पे उन्होंने पांच पांच 5 रुपए यहाँ पर मंगवा लिए, तो ये जो हमारा 2 लाख रुपए है, ये जो हमारा यहाँ पर 2 लाख रुपए है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कॉल्ड ऑफ कैपिटल कहलाएगा, जो कंपनी ने मंगवा ली है। उसके बाद देखो क्या है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है, तो देखो जो पैसा पब्लिक ने पे कर दिया, जैसे 2 लाख में से हो सकता है कि 50,000 रुपए ने 50,000 जो मतलब 50,000 रुपए नहीं आए, सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही आए, बाकी उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, तो ये 1.5 लाख रुपए हमारा क्या होता है, पेड अप कैपिटल होता है। क्या होता है, पेड अप कैपिटल जो है वो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स की। तो शेयर्स दो ही टाइप के हैं, एक इक्विटी शेयर्स है और एक प्रेफरेंस शेयर्स है। पहले अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें, तो इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स और कॉमन शेयर्स भी कहते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो रियल ओनर होते हैं कंपनी के, उनका कंपनी पे पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं वहां पर ये जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले हैं वो अपने वोट जो है वो डाल सकते हैं। इक्विटी शेयर जो होते हैं वो नॉर्मली परमानेंट नेचर के होते हैं और उनको रिडीम नहीं किया जाता, हालांकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बाय बैक जरूर यहाँ पर किया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड जो है वो मिलता है, यानी कि कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी उतना ही डिविडेंड उसको मिलेगा। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले होते हैं वो भी कंपनी के ऑनर होते हैं, पर सेकेंडरी ऑनर होते हैं। इनका कंपनी पे इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं होते हैं। पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को कुछ यहाँ पर प्रेफरेंस भी दी जाती है कॉमन शेयर होल्डर के मुकाबले। जैसे कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो पहले डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को, उसके बाद अगर कोई पैसा बचा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिल जाएगा। अगर कैपिटल की बात करें, तो अगर मान के चलो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो पहले कैपिटल जो है वो वापस की जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को, बाद में कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो शेयर्स को यहाँ पर इशू कैसे किया जाता है, तो अगर हम प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, जिसके अंदर जो भी इशू शेयर्स यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं उनकी पूरी डिटेल्स दी जाती हैं, कि कितने शेयर्स यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं। ठीक है, उनका क्या फेस वैल्यू है, कितने प्राइस पे यहाँ पे इशू किए जा रहे हैं, कितना प्रीमियम है, कितना डिस्काउंट है, और बाकी जो डिटेल्स है कंपनी के रिगार्डिंग, कंपनी क्या काम करती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन है, मैनेजमेंट में कौन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस के अंदर दी जाती है, ताकि जो इन्वेस्टर है वो इसको पढ़े और अपना डिसीजन ले पाए कि उन्हें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, तो हमारी जो पब्लिक होती है वो एप्लीकेशन देती है कि हम यहाँ पर शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन रिसिप्ट होती है। एप्लीकेशन आने के बाद जो कंपनी है वो डिसाइड करते हैं कि किन्हें शेयर्स देने हैं, किन्हें शेयर्स नहीं देने हैं। जिनको शेयर्स दिए जाते हैं उनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं, और यहाँ पर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता है। और जैसे अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो जाता है, जो हमारे जिनको शेयर्स मिले होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉलमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में पैसा सारा का सारा एक बार में नहीं मंगाया जाता, कुछ पैसा एप्लीकेशन में मंगाया जाता है, कुछ पैसा अलॉटमेंट में मंगाया जाता है, और बाकी जो पैसा बच जाता है वो कॉल मनी के द्वारा जो है वो मंगवा लिया जाता है। ये हमारी क्या होती है, प्रोसेस होती है शेयर्स को इशू करने की। नेक्स्ट बात करते हैं इशू ऑफ शेयर। अब देखो जो इशू ऑफ शेयर्स है ना वो 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला होता है एट पार। एट पार का मतलब क्या है, देखो जब आप शेयर्स को फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हो, जैसे अगर आपकी शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए, क्या है 10 रुपए, और आप 10 रुपए ही पे ही शेयर्स को इशू कर रहे हो, तो वो कहलाएगा इशू ऑफ शेयर्स एट पार। उसके बाद एट प्रीमियम, अगर आपके शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए, पर आप शेयर्स को इशू कर रहे हो 20 रुपए में, यानी कि आप फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे शेयर्स को इशू कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे कि शेयर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। उसके बाद है एट डिस्काउंट, अगर आपकी शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए और आप यहाँ पर 8 रुपए में इशू कर रहे हो, तो ये हमारा एट डिस्काउंट होगा। यानी कि अगर आप फेस वैल्यू से कम प्राइस पे शेयर्स को इशू कर रहे हो तो वो हमारा डिस्काउंट पे जो है वो कहलाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन की। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लो, तो एक कंपनी है उसने यहाँ पर 50,000 शेयर जो है वो इशू किए। ठीक है, और जो एप्लीकेशन आए वो 1 लाख शेयर्स की है। कितने की आई, 1 लाख शेयर्स की आई। अब देखो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि कंपनी ने जितने शेयर्स इश्यू किए हैं जब उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आए थे तो वो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। अब हमारी जो कंपनीज होती है उसके सामने जो दिक्कत ये आती है कि वो शेयर्स तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 यहाँ पर अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि इशू ही उसने उतने किए हैं। तो 1 लाख शेयर जो एप्लीकेशन आई है उसको मैनेज कैसे किया जाए,
तो इस केस में जो कंपनी है उसके पास तीन यहाँ पर अल्टरनेटिव होते हैं। पहला होता है एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन इन फुल एंड रिजेक्ट द अदर टोटली। जैसे इसमें से कुछ एप्लीकेशंस को फुल यहाँ पर डन कर लो, यानी कि सिंपली आप क्या करो, 50,000 जो एप्लीकेशन है उसको सिलेक्ट कर लो और 50,000 जो एप्लीकेशन है उसको टोटली रिजेक्ट कर दो। जैसे अगर मैं मान के चलूं कि 20 लोग थे जिन्होंने यहाँ पर शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उनमें से 10 लोगों को आपने सिलेक्ट किया और उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली और बाकी 10 लोगों की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड होगा। उसके बाद क्या है, प्रो राटा अलॉटमेंट। आप प्रो राटा अलॉटमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। अब ये प्रो राटा अलॉटमेंट होता क्या है, तो प्रो राटा अलॉटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को फुली ना तो एक्सेप्ट करते हैं और ना ही रिजेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी शेयर होल्डर ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी उसी प्रोपोर्शन में उसको थोड़े कम शेयर्स दे देते हैं। जैसे अगर मान के चलो कोई पर्सन यहाँ पर 3 शेयर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 शेयर देंगे। जैसे अगर उसने टोटल 9 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 शेयर जो है वो दे देंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि 1 लाख की एप्लीकेशन आ गई, तो डबल एप्लीकेशन आ गई, तो हम क्या करेंगे, जिन्होंने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको एक ही शेयर देंगे, जिससे क्या होगा कि सभी को यहाँ पर शेयर जो है वो मिल जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या कहते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अब फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, तो देखो जब कोई कंपनी यहाँ पर जो शेयर्स है उनको वापस ले लेती है शेयर होल्डर से, यानी कि जो वो शेयर होल्डिंग है उसको कैंसिल कर देती है, तो वो हमारा फोर फीचर ऑफ शेयर कहलाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, नॉन पेमेंट हो सकती है। जैसे कि हमारा शेयर होल्डर था A पर्सन, उसके पास यहाँ पर 10,000 शेयर थे, उससे यहाँ पर कंपनी ने पैसा मांगा। जैसे उसने 10 रुपए का शेयर था, उसमें सिर्फ 5 रुपए पे किए थे, बाकी के 5 रुपए यहाँ पर कंपनी मंगवा रही है पर ये दे नहीं रहा, कंपनी नोटिस पे नोटिस दे रही है। आखिर में कंपनी ने क्या किया, शेयर्स को अपने कब्जे में ले लिया, एक्वायर कर लिया, री एक्वायर कर लिया और इसकी शेयर होल्डिंग कैंसिल कर दी कि ये आपसे हमारा शेयर होल्डर जो है वो नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोर फीचर ऑफ शेयर। ठीक है, जैसे ही कंपनी फोर फीचर करती है तो उसके शेयर उसके पास आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बोनस शेयर्स की। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो देखो कई बार कंपनी क्या करती है, अपने जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ यहाँ पर शेयर्स इशू कर देते हैं और उन शेयर्स को ही हम क्या कहते हैं, बोनस शेयर। जैसे कंपनी जो है अपने इंप्लॉयज को बोनस देती है, ऐसे ही कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को भी बोनस यहाँ पर देती है। तो अगर पैसे नहीं है तो उनकी जगह पे वो शेयर्स ही यहाँ पर इशू जो है वो कर देती है। ठीक है, अब देखो कोई भी कंपनी ऐसे ही बोनस इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती, कुछ यहाँ पर कंडीशंस होती है जिसको फुलफिल करना जरूरी होता है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो बोनस इशू है उसको ऑथराइज करता होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये कंपनी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी के इंटरनल जो मैटर्स होते हैं उनको मैनेज करता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्लियर यहाँ पर ऑथराइजेशन होनी चाहिए कि बोनस इशू किया जा सकता है। साथ के साथ जो बोनस इशू है उसको जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसके अंदर भी ऑथराइजेशन जो है वो मिली होनी चाहिए। कोई भी कंपनी जो है पार्टली पेड अप जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस शेयर जो है वो इश्यू नहीं कर सकती। जैसे अगर यहाँ पर मान के चलो कुछ शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने जो शेयर्स का जो प्राइस है, जैसे अगर एक शेयर का प्राइस 10 रुपए, उसने सिर्फ 5 रुपए पे किया है तो वो पार्टली पेड अप शेयर हो गए, तो उनको बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती है। अगर किसी कंपनी ने यहाँ पर मान के चलो इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल पे डिफॉल्ट नहीं किया है, यानी कि टाइम आने पर उसने इंटरेस्ट भी पे किया है, प्रिंसिपल भी पे किया है, तभी वो यहाँ पर बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। और ना ही उसने किसी भी तरह के जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है, जैसे कि कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, बोनस, इसमें भी किसी भी तरह का डिफॉल्ट किया नहीं होना चाहिए। एक और कंडीशन है कि जो बोनस शेयर्स है वो कभी कभी भी डिविडेंड के बदले में पे नहीं किया होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि कंपनी को डिविडेंड पे करना था, डिविडेंड की जगह पे उसने शेयर्स यहाँ पर इशू कर दिए, तो ऐसा भी ठीक नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, तो देखो स्वेट इक्विटी शेयर्स ऐसे इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज या फिर डायरेक्टर्स को इशू करती है, और ये जो शेयर्स होते हैं वो काफी डिस्काउंट प्राइस पे जो है इशू किए जाते हैं या फिर पैसों के अलावा किसी और चीज के लिए जो है इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कंडीशंस की, स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कंपनी के द्वारा इस इशू को ऑथराइज करने के लिए, और जो रेजोल्यूशन है वो स्पेसिफाई करेगा कि कितने शेयर्स हैं, करंट मार्केट प्राइस उनका क्या है, कंसिडरेशन क्या मिला है, ठीक है, और क्लास ऑफ डायरेक्टर बताना है कि किन डायरेक्टर को यहाँ पर दिया जा रहा है, एम्प्लॉयज को क्यों दिया जा रहा है, वो सारी चीजें हमें बतानी है। साथ के साथ जो बिजनेस है वो कम से कम 1 साल के लिए, मतलब इन शेयर्स को इशू करने से पहले कम से कम उसने 1 साल तक यहाँ पर बिजनेस किया होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की।
तो जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है बेसिकली एक तरह का ऑप्शन प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज को कि वो यहाँ पर शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन होता है, यानी कि मान लो कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो उसने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि भाई देखो मैं हम शेयर्स इशू करें, आप चाहो तो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे इन शेयर्स को परचेज कर सकते हो, पर ये सिर्फ आपको ऑप्शन है, आपका मन करे तो खरीदे अदरवाइज रहने दो। तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की। नेक्स्ट क्या है हमारा नॉन वोटिंग शेयर्स। नॉन वोटिंग शेयर्स क्या होते हैं, तो नॉर्मली देखो हमारे जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके साथ वोटिंग राइट्स अवेलेबल होते हैं, पर कुछ इक्विटी शेयर्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं होते, यानी कि अगर आप इन इक्विटी शेयर्स को परचेस करते हो तो आपको कोई भी वोटिंग राइट जो है वो नहीं मिलता, और ऐसे ही शेयर्स को आप नॉन वोटिंग शेयर्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब कोई कंपनी अगर यहाँ पर नॉन वोटिंग शेयर्स इशू करना चाहती है तो कुछ यहाँ पर जो कंडीशंस है उनको फुलफिल करना जरूरी है, जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर ऑथराइजेशन होना जरूरी है। जो शेयर होल्डर्स है वो जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इसको अप्रूव करेंगे तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। जो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा वो यहाँ पर बताएगा कि किस प्राइस के ऊपर शेयर्स को इशू किया जा रहा है, और जो हायर रेट ऑफ डिविडेंड है वो कितना यहाँ पर पे किया जा रहा है नॉन वोटिंग शेयर्स पे, और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या क्या यहाँ पर राइट्स हैं, क्या इनको बोनस शेयर्स मिलेंगे, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पहले से ही बताएंगे। मतलब कि जितने भी राइट्स हैं बोनस शेयर्स हैं उनके लिए वो अनटाइटेड है, यानी कि उनको मिलेगा बस उसको वोटिंग राइट्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। और किसी भी कंपनी के केस में मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप कैपिटल जो है वो इशू किया जा सकता है नॉन वोटिंग राइट्स, यानी कि अगर मान के चलो कंपनी के जो शेयर कैपिटल है वो 100 है तो 25 जो शेयर कैपिटल है वो नॉन वोटिंग राइट्स के साथ इशू किए जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, साथ ही साथ कोई भी कंपनी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो वोटिंग राइट वाले शेयर्स को नॉन विदाउट वोटिंग राइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कंपनी ऐसा भी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कंपनी अकाउंट था, यहाँ पर हमने कंपनी के बारे में जो है डिटेल में पढ़ा, कंपनी क्या होती है, कैसे काम करती है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है हमारे यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने से पहले कैश फ्लो का मतलब समझिए कि कैश फ्लो होता क्या, कैश फ्लो होता क्या है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो कैश का फ्लो का मतलब कि कैश का आना और कैश का जाना, यानी कैश का बहना। ठीक है, पर जब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कैश फ्लो के अंदर हमारा कैश, बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज इनका फ्लो जो है इंक्लूड होता है। यानी कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे और उसके अंदर जब कैश फ्लो का जिक्र आएगा तो उसके अंदर किन चीजों का फ्लो का जिक्र आएगा, कैश, बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो कैश तो आना ही आना है, साथ ही साथ ये जो बैंक बैलेंस है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, ये भी लगभग कैश के इक्वल ही होते हैं। जैसे बैंक बैलेंस को आप कैश के तरीके से यूज कर सकते हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी आप बहुत जल्दी कैश में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। इसीलिए इसीलिए हम जब बात करते हैं कैश फ्लो की तो हम सिर्फ कैश के फ्लो की बात नहीं करते बल्कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं। और जब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारा कैश बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये सारे के सारे जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो कैश फ्लो का मतलब यहाँ पर क्या है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो भी इनफ्लो हो रहा है, जो भी आउटफ्लो हो रहा है, वो हमारा कैश फ्लो जो है वो कहलाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कैश इनफ्लो की। कैश इनफ्लो क्या है, देखो कैश इनफ्लो वो ट्रांजेक्शन होती है जिससे हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस है वो इंक्रीज होता है। जैसे अगर मान के चलो आपने सेल्स की थी, आपने यहाँ पर सेल्स की थी जिसके आपको पेमेंट यहाँ पर रिसीव हुई है, जब पेमेंट आपके पास आई है तो इससे आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ है, तो ये हमारा कैश इनफ्लो कहलाएगा। उसके बाद है कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो क्या होता है, देखो ये बहुत सारी ट्रांजेक्शन है जिससे आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस है वो डिक्रीज होगा। जैसे अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था, आपने उसकी पेमेंट की, तो इस ट्रांजेक्शन से आपका क्या हुआ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस है वो कम हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कैश आउटफ्लो। सिंपल भाषा में कहूं, अगर आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है तो वो हुआ कैश इनफ्लो। अगर आपके पास से कैश एंड कैश आउटफ्लो मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जा रहा है तो वो हमारा कहलाता है कैश आउटफ्लो। और ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो को ही हम कैश फ्लो के नाम से जो है वो जानते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो भी इनफ्लो होता है, जो भी आउटफ्लो होता है, उसे यहाँ पर शो करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि जो कैश है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उसकी बिगिनिंग में क्या पोजीशन थी और एंड पीरियड में उसकी क्या पोजीशन है, और इस टाइम पीरियड के अंदर
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस में क्या यहाँ पर चेंजेस आई हैं, क्या क्या मूवमेंट्स यहाँ पर जो है हुई थी, कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ, उसके बारे में हमें यहाँ पर पता। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो जो कैश फ्लो होता है बिजनेस के अंदर, वो तीन तरह के एक्टिविटीज की वजह से होता है। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो उसके भी यहाँ पर तीन कंपोनेंट जो है वो होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन कंपोनेंट के बारे में समझते हैं। तो पहला कंपोनेंट है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली कोर बिजनेस ऑपरेशन होते हैं, यानी कि आप जिस चीज का बिजनेस करते हो उससे रिलेटेड जो भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। जैसे अगर आप एक कार बनाकर मार्केट में सेल करते हो, कार मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, तो आप यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, कार को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फिर उसको सेल्स कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती है वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, क्योंकि हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन है। ठीक है, और यही जो एक्टिविटीज होती है वो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है, सबसे पहले देखो प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। अगर आप मान के चलो अपने बिजनेस के लिए गुड्स को प्रिक्योर कर रहे हो या फिर सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहे हो, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। और इससे क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप गुड्स को परचेस कर रहे हो तो आपको पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। आप अगर मान के चलो आपने जो गुड्स बनाए उसकी सेल कर रहे हो या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये आएगा, ये हमारा क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा, क्योंकि इससे पैसा हमारे पास आएगा। उसके बाद वेजेस सैलरीज एंड अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, तो ये भी हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है और इससे कैश आउटफ्लो होगा क्योंकि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद है रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। आपने उधार पे सामान बेचा था, आपको पैसा मिला तो कैश आपके पास आया, तो ये कैश इनफ्लो होगा। रॉयल्टीज फीस कमीशन, तो आपने यहाँ पर पेमेंट की है तो ये हमारा क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो आपने उधार पे सामान परचेज किया था, आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या है हमारा यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेसिकली रिलेटेड होती है इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। देखो, हमें अपने बिजनेस को करने के लिए कुछ एसेट्स की जरूरत होती है, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, व्हीकल हो गया। तो हमें इन एसेट्स को क्या करना होता है, परचेज करना होता है। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटीज लॉन्ग टर्म एसेट्स को एक्वायर करने से रिलेटेड होती है या फिर उसके डिस्पोजेबल से रिलेटेड होती है, वो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है वो आता है। यानी कि आप मशीन परचेज कर रहे हो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। आप यहाँ पर मशीन की सेल कर रहे हो तो वो भी हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है वो आएगा। कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी, पहला देखो क्या है, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। आप यहाँ पर फिक्स एसेट को जो है वो एक्वायर कर रहे हो। जब आप फिक्स एसेट को एक्वायर कर रहे हो, यानी कि आप फिक्स एसेट को खरीद रहे हो, तो कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। देखो सिंपल सी बात है, फिक्स एसेट को परचेज करोगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश आउटफ्लो होगा। सेल और डिस्पोजेबल फिक्स, अगर आप यहाँ पर फिक्स एसेट की सेल कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, तो पैसा आएगा या जाएगा, पैसा आएगा, तो ये हमारा क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, आप सिक्योरिटीज को एक्वायर कर रहे हो, यानी कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, पैसा जाएगा आपके पास से, कैश आउटफ्लो होगा। उसके बाद सेल ऑफ सिक्योरिटीज, आप सिक्योरिटीज की सेल कर रहे हो, तो इससे क्या पैसा आएगा या फिर जाएगा, तो ये हमारा होगा, पैसा आएगा, कैश इनफ्लो होगा। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस एक्सटेंडेड टू थर्ड पार्टीज। ठीक है, तो यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो थर्ड पार्टीज को जो है एक्सटेंड किए गए हैं, तो इससे यहाँ पर पैसा आएगा या फिर जाएगा, तो पैसा हमारे पास से जाएगा क्योंकि हम लोन जो है वो प्रोवाइड करें, तो कैश आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है, देखो हमें अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है या फिर हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, उसके लिए हमें चाहिए पैसा। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, पैसा चाहिए। बिना पैसे के तो पॉसिबल नहीं है। तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर बेसिकली फंड रेज करते हैं, यानी कि कैपिटल रेज करते हैं, ताकि हम अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और हमारे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म कर सके। जैसे कि हम क्या करते हैं, इसमें शेयर्स इशू करते हैं, शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल क्या कर देते हैं, रेज करते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आते हैं, सबसे पहले आता है इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप यहाँ पर जब इक्विटी शेयर्स को जो है इशू करते हो, देखो जब आप इक्विटी शेयर्स को इशू करोगे या फिर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करोगे, तो आपके पास पैसा आएगा, कैश इनफ्लो होगा। उसके बाद क्या है कि इशुएंस ऑफ डिवेंचर एंड लोन्स एंड बॉन्ड्स, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, डिवेंचर को इशू कर रहे हो, लोन्स को प्रोवाइड कर रहे हो या फिर बॉन्ड्स को इशू कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर कैश इनफ्लो होगा। रीपर्चेज ऑफ इक्विटी शेयर, आप यहाँ पर इक्विटी शेयर्स को बाय बैक कर रहे हो, तो देखो जब आप बाय बैक करते हो तो क्या होता है, मतलब आपने शेयर्स बेचे,
आप वो शेयर्स वापस खरीद रहे हो, जिसको हम बाय बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। जब आप वापस खरीदोगे तो पैसा वापस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर कैश आउटफ्लो होगा। रीपेमेंट ऑफ बोरविंग्स इंक्लूडिंग डिवेंचर रिडेम्पशन, तो आपने जो बोरविंग की थी, आपने जो डिवेंचर इशू किए थे, उसको उसका पैसा आपने वापस किया है, तो क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। उसके बाद क्या, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो जो भी इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स है उसके ऊपर आप डिविडेंड यहाँ पर पे कर रहे हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भी, इससे भी हमारा क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। उसके बाद है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड लोन्स, ठीक है, तो जो डिवेंचर्स हैं, जो लोन्स हैं, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसकी आपने यहाँ पर जो है वो पेमेंट की है, तो ये भी हमारा कैश आउटफ्लो जो है वो होगा। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे हमारे किसके, कैश फ्लो स्टेटमेंट के। क्लियर है आपको यहां तक? अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके यहाँ पर पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेंशन किए गए हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ डील करता है, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंदर भी कुछ एडिशनल पॉइंट है जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पे एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि जो मूवमेंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बीच में, उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे अगर मान के चलो आपके पास कैश था 50,000 रुपए, ठीक है, और बैंक में जो बैलेंस था वो कितना था, 10,000 रुपए। आपने क्या किया, 50,000 कैश में से 10,000 कैश जो है वो बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक का बैलेंस कितना होगा, 20,000, और कैश का बैलेंस कितना हो गया यहाँ पर, 40,000। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हुई है ना वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बीच में हुई है, तो इसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो, जब आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, तो आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस है वो इक्वल ही रहता है। जैसे अगर यहाँ पर देखो, चाहे कैश का जो बैलेंस है वो 40,000 रह गया, बैंक का बैलेंस इंक्रीज होकर 20,000 रह गया, पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस तो 60,000 का 60,000 ही रहा। पहले भी 60,000 था, अभी यहाँ पे 60,000 है। ठीक है, तो यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो कोई चेंज आया नहीं है, तो इसीलिए हम इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते। साथ के साथ जो कैश फ्लो होता है, कई बार क्या होता है कि एक ही कैश फ्लो है पर उसमें दो एक्टिविटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि अगर यहाँ पर आपने लोन रीपेमेंट की है तो उसमें इंटरेस्ट भी आता है और प्रिंसिपल भी आता है। अगर इंटरेस्ट है तो वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आ गया, और प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आ गया। तो ये इनको हम अलग अलग करके यहाँ पे जो है वो शो करेंगे। साथ ही साथ जो फॉरेन करेंसी, अगर मान के चलो फॉरेन करेंसी में कैश फ्लो आया, तो आप पहले उसको एक्सचेंज रेट पे क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद उसको जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे। जो टैक्सेस है इनकम के ऊपर, उसको हम सेपरेटली यहाँ पर डिस्क्राइब, सेपरेटली जो है डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, और उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो मानते हैं। अगर अगर स्पेशली यहाँ पर हमें बोला ना गया हो कि हमें इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मानना है या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मानना है, तो कुछ भी अगर बोला ना गया हो, तो इनकम पे जो टैक्सेस होते हैं उसे आपको क्या मानना है कि ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। कौन सी एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। उसके बाद जो हमारे एक्वायरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ सब्सिडीज के रिगार्डिंग एक्टिविटीज है, उससे रिलेटेड जो भी कैश फ्लो यहाँ पर होता है, तो उसे भी हमें क्या करना होता है, सेपरेटली शो करना होता है। जैसे अगर आपने किसी सब्सिडीज को एक्वायर किया है या फिर किसी सब्सिडीज की सेल कर दिया है, तो उसे हमें अलग से सेपरेटली शो करना पड़ेगा, और किस हेड के अंदर शो करना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हेड के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम उसको क्यों यूज करते हैं। पहली इंपॉर्टेंस है फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ठीक है, हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो हम वो कर पाते हैं, क्योंकि हमें जब पता होता है कि कितना कैश फ्लो हो रहा है, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो उसके बेस पर हमें प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में कितनी यहाँ पर पैसों की जरूरत है, हमें कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम जो है अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है असेस लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। तो लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को भी असेस यहाँ पर किया जाता है, जिसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी जो कंपनी है वो शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट रहेगी कि नहीं, यानी कि वो टाइम के ऊपर अपनी लाइबिलिटीज को फुलफिल कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। उसके बाद है टू मैनेज कैश एफिशिएंटली। तो कैश को भी हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि जब हमें कैश पोजीशन के बारे में पता है कि हमारे पास कैश सरप्लस में पड़ा है या फिर डेफिसिट में पड़ा है, तो हम डिसीजन ले पाते हैं कि हमें क्या आगे करना है। हमें ज्यादा फंड्स एक्वायर करने हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, या फिर हमें कुछ पैसों को इन्वेस्ट भी जो है वो कर देना है। उसके बाद है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। तो हम कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे कि हम एक्चुअल कैश फ्लोज को कंपेयर कर सकते हैं बस्टेड कैश फ्लो के साथ, जिससे हमें पता लग सकता है कि हमारे जो कैश है वो प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका फ्लो हो रहा है कि नहीं, कहीं ज्यादा कैश आउटफ्लो तो नहीं हो रहा और कम कैश इनफ्लो तो नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर, फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होता है, तो बेसिकली देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जहां पर हमें
ये पता लगता है कि जो कंपनी है वो फंड्स कहाँ से एक्वायर कर रहे हैं, यानी कि सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या है, और उस फंड को जो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से एक्वायर किए हैं उसको वो कैसे यूज कर रही है, उसके बारे में पता लगता है। तो बेसिकली स्टेटमेंट के अंदर आपको जो फंड्स हैं या फिर जो एसेट्स है कंपनी की, उसका इनफ्लो और आउटफ्लो का जो है वो पता लगता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें किसी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में बताता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें यहाँ पर कितना चेंज जो है वो आया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सोर्सेस ऑफ फंड और यूजेस ऑफ फंड्स की बात करें, तो हमारे जो सोर्सेज ऑफ फंड है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज और एक होता है शॉर्ट टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करें तो आता है इक्विटी, इंक्रीज इन इक्विटी। जब आपकी जो इक्विटी शेयर्स है वो इंक्रीज होते हैं, जैसे अगर मान के चलो आपके पास पहले 10,000 इक्विटी शेयर्स थे और जो कैपिटल थी, शेयर कैपिटल वो 1 लाख रुपए थी, पर आपने 10,000 शेयर्स और यहाँ पर इश्यू कर दिए तो आपकी जो इक्विटी वो इंक्रीज हो गई, जिससे आपके पास 1 लाख रुपए और आ गया। तो ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ फंड है। उसके बाद डिक्रीज एंड रिजर्व, आपके पास रिजर्व थे 50,000 रुपए के, आप उसमें से उस 10,000 रुपए आपने निकाल लिए, तो हमारा जो रिजर्व है वो डिक्रीज हो गया, 40,000 रह गया, और 10,000 रुपए आपके पास और पैसा आ गया, यानी कि ये भी एक सोर्स है। उसके बाद इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरिंग, आपने क्या किया, यहाँ पर लोन ले लिया, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग इंक्रीज हुई है, तो ये भी हमारा सोर्स ऑफ फंड कहलाता है। उसके बाद डिक्रीज इन नॉन करंट एसेट, आपने किसी नॉन करंट एसेट को सेल कर दिया, मतलब कि सेल कर दिया, तो हमारी नॉन करंट एसेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो तब हमारे पास क्या आया, पैसा आया, तो ये भी हमारा सोर्स ऑफ फंड ही कहलाता है। अगर हम लॉन्ग टर्म यूजर्स की बात करें कि हम फंड्स को कैसे यहाँ पर यूज करते हैं, तो पहला है डिक्रीज इन इक्विटी। अगर हमारी इक्विटी कम हो गई है, इक्विटी कम होने का मतलब है ना, हमने क्या किया है, इक्विटी शेयर्स को बाय बैक कर लिया, वापस से खरीद लिया, इसीलिए हमारी जो इक्विटी है वो कम हो गई है। जब हमने खरीदा होगा, हमने पेमेंट की होगी, तो यहाँ पर हमने फंड को यूज किया होगा। उसके बाद इंक्रीज इन रिजर्व, हमने जो पैसा है वो रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, यानी कि आपके पास जो पैसा था आपने उसको यूज कर लिया है, तो ये भी हमारा यूज ऑफ फंड है। डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपने लोन लिया होता है, आपने उसकी रिपेमेंट कर दी, जिससे आपकी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो कम हो गई है, तो ये भी हमारा यूज ऑफ फंड है। उसके बाद है इंक्रीज इन नॉन करंट एसेट, तो जो नॉन करंट एसेट है उसमें इंक्रीज हो गया, यानी कि आपने नई नॉन करंट एसेट यहाँ पर परचेज कर लिया है, जिससे आपको पेमेंट करनी पड़ी होगी, और ये भी हमारा यूज ऑफ फंड है। अगर हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज की बात करें, तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज के अंदर आता है हमारा इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, आपने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और ले लिए, मतलब आपने शॉर्ट टर्म लोन जो है और ज्यादा ले लिए हैं, जिससे आपके जो बोरिंग्स है, मतलब कि आपके जो आपके पास जो पैसा है वो थोड़ा और आ गया है। डिक्रीज इन करंट एसेट, आपने अपने करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर लिया, जिससे आपके पास फंड्स आए हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड है शॉर्ट टर्म सोर्सेज के। उसके बाद है शॉर्ट टर्म यूजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, तो आपकी जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स थी उसमें डिक्रीज आया है, यानी कि आपने कुछ बोरोइंग्स को क्या कर दिया, वापस कर दिया, जिससे आपने फंड को यूज किया है। उसके बाद एक करंट इंक्रीज इन करंट एसेट, तो आपने नई करंट एसेट्स यहाँ पर खरीद लिए, जिससे आपको फंड को यूज करना पड़ा। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पर क्या है, यूज ऑफ फंड है। तो यहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया कंपनी अकाउंट्स के बारे में, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो हमारी सीरीज है वो कंटिन्यूस बेसिस पे हमारे चैनल पे अपलोड हो रही है, जिसके अंदर हम एएफएम और आईएफएस के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो अच्छे तरीके से हो सके। क्योंकि देखो, जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन थोड़े से घुमा के डालेगा, आप उसको तभी सॉल्व कर पाओगे आपकी जो, अगर आपकी जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको इस सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर यहाँ पर फॉलो करना है। अगर तो आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, सारी वीडियोस आपने देखी, तो बिल्कुल सही बात, मतलब ये अच्छी बात है। अगर आप अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियोस भी यहाँ पर जरूर देखिएगा। ठीक है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एएफएम आईएफएस की यहाँ पर अच्छे तरीके से हो सके। साथ ही साथ जो आरबीडब्ल्यू सब्जेक्ट है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पर सीरीज चले, जिसमें हमारी लाइव क्लासेस जो है वो आते हैं, जिसके अंदर हम आरबीडब्ल्यू के जितने भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी है, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है,
अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।